हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत अर्थात धरोहर, शिल्प यानी कारीगर और स्थापत्य अर्थात निर्माण कार्य के बारे में पढ़ाऊंगी। पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिल्प और स्थापत्य की विविधता ने भारत के इतिहास को नई पहचान दी है। भारत का प्राचीन सिंधुकालीन नगर आयोजन समकालीन विश्व के नगर आयोजन की अपेक्षा श्रेष्ठ था। बड़े गौरव के साथ उसका उल्लेख किया गया है या किया जा सकता है। अपने भारत के बारे में यहाँ बताया गया कि भारत अपनी समृद्ध यानी संपन्न सांस्कृतिक धरोहर के कारण पूरे विश्व में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। शिल्प यानी कारीगरों और निर्माण का अनेकता भारत के इतिहास को नई पहचान दी है। भारत की पुरानी सिंधुकालीन नगर आयोजन यानी प्रबंध समकालीन विश्व के नगर आयोजन की अपेक्षा में व्यवस्था के तुलना में श्रेष्ठ था, उत्तम था। बड़े गौरव यानी शान के साथ उसका वर्णन किया जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं शिल्प, इनके बारे में पढ़ेंगे। शिल्प अपने कौशल यानी निपुणता और कारीगरी से छेनी हथौड़ी द्वारा विविध अर्थात अलग अलग प्रकार के मन के भावों को पत्थर, लकड़ी या धातु पर तराश कर जो रूप देता है वही कला शिल्प कला कहलाती है। शिल्प के बारे में बताया गया कि जो शिल्प होते हैं, शिल्पी कारीगर अपने निपुणता और कौशलता के बल पर छेनी हथौड़ी द्वारा अलग अलग प्रकार के लोगों के मन के भावों को पत्थर पर, लकड़ी या धातु पर तराश कर जो रूप दे देते हैं वही कला शिल्प कला कहलाती है। आगे है स्थापत्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थापत्य का मतलब होता है निर्माण कार्य। स्थापत्य का सरल अर्थ निर्माण कार्य होता है। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द प्रयुक्त होता है जो अत्यंत प्रचलित है। इस अर्थ में मकानों, नगरों, कुओं, किलों, मीनारों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि के निर्माण कार्य को स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य कला में स्थापित का कौशल प्रायोजित अर्थात आयोजित होता है। स्थापत्य के बारे में यहाँ बताया गया कि स्थापत्य का एकदम साधारण सा अर्थ है निर्माण कार्य। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का प्रयोग होता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है, लोगों में फैला हुआ है। इस अर्थ में मकानों, नगरों, कुओं, किलों, मीनारों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि निर्माण कार्य को स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य कला में स्थापित का कौशल आयोजित होता है। आगे है प्राचीन भारत का नगर आयोजन अर्थात नगर व्यवस्था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। प्राचीन युग से भारत नगर आयोजन में निपुण यानी संपूर्ण रहा, कौशल रहा है। पुरातात्विक उत्खनन से ऐसे कई नगर मिले हैं। इन महानगरों के मुख्य 3 विभाग हैं। पहला प्रशासनिक अधिकारी का किला जिसे सिटाडल भी कहते हैं। दूसरा अन्य अधिकारियों के निवास वाला ऊपरी नगर। तीसरा सामान्य नगरजनों के आवास वाला निचला नगर। भारत के पुराने नगर व्यवस्था के बारे में यहाँ बताया गया है कि पुराने समय में भारत नगर व्यवस्था में कौशल था, निपुण था। पुरातात्विक खुदाई से ऐसे नगर मिले हैं कई। इन महानगरों में मुख्य 3 विभाग हैं। पहला है प्रशासनिक अधिकारी का किला, दूसरा अन्य अधिकारियों के निवास वाले यानी रहने वाले ऊपरी नगर, तीसरा सामान्य नगरजनों यानी सामान्य नगरों में रहने वाले लोगों के आवास वाला निचला नगर। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का किला जो ऊंचाई पर बनाया गया है। ऊपरी नगर भी रणरक्षात्मक दीवारों से सुरक्षित है। यहाँ 2 से 5 कमरे वाले मकान मिले हैं। निचले नगर के मकान मुख्यतः हाथ से निर्मित ईंटों से बनाए गए हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए थे, जिनमें से हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो नामक नगर महत्वपूर्ण थे।
यहाँ बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों का जो किला था वो ऊंचाई पर बनाया गया था। ऊपरी नगर भी रक्षात्मक यानी सुरक्षा के नज़रिए से दीवारों से सुरक्षित है। यहाँ 2 से 5 कमरों वाले मकान मिले हैं। निचले नगर के मकान मुख्यतः यानी खास करके हाथ से निर्मित ईंटों से बनाया गया है। सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने निर्माण के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों की तुलना में सुंदर और व्यवस्थित यानी अच्छे ढंग से ऐसे कई नगर विकसित किए थे, जिनमें से हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो नामक नगर खास थे, महत्वपूर्ण थे। आगे है मोहेंजोदड़ो, उसके बारे में पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता कहते हैं उनको, जो प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े तत्वों की जानकारी रखता है। उन्होंने सिंध यानी पाकिस्तान के लारखाना जिला में मोहेंजोदड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष मिले। मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहेंजोदड़ो के बारे में यहाँ बताया गया कि ईस्वी 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के दिखाए गए रास्ते के अनुसार रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता यानी कि पुरानी संस्कृति सभ्यता के तत्वों के बारे में जानकारी रखने वाले सिंध पाकिस्तान के लारखाना जिले में मोहेंजोदड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल यानी बहुत बड़े ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष अर्थात अंश मिले। मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। आगे हम पढ़ते हैं नगर रचना, इसके बारे में पढ़ेंगे नगर का रचना कैसे हुआ था। मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन यानी व्यवस्था की दृष्टि से श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे पर बनाए गए थे। श्रीमंतों के मकान 2 मंजिले और 5 या 7 कमरे वाले थे। सामान्य वर्ग के लोगों के मकान 1 मंजिले और 2 या 3 कमरे वाले थे। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी। मकान के मुख्य द्वार मार्ग के बजाय गली में खुलते थे। यहाँ सभी मकान में कोठार यानी डेहरी, रसोई घर और स्नान घर के अवशेष मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की भी व्यवस्था अर्थात प्रबंध थी। नगर के निर्माण के बारे में बताया गया कि किस तरह से उसको बनाया गया था। मोहेंजोदड़ो का नगर आयोजन की दृष्टि से व्यवस्था की दृष्टि से उत्तम था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए मकानों को चबूतरे पर बनाया गया था। जो श्रीमंत थे उनके मकान 2 मंजिले होते थे और उसमें 5 या 7 कमरे होते थे। जो साधारण वर्ग के लोग थे उनके मकान 1 मंजिल के होते थे, उनमें 2 या 3 कमरे होते थे। पूरे नगर के चारों ओर दीवार का निर्माण किया गया था। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में से होके जाते थे। यहाँ सभी मकान में कोठार अर्थात धन अन्न रखने की डेहरी, रसोई घर और स्नान घर यानी नहाने के घर के अवशेष मिले हैं, अंश मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की भी प्रबंध थी। आगे पढ़ते हैं रास्ते, इसके बारे में पढ़ते हैं। नगर रचना के विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं। यहाँ अधिकांशतः 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ कई वाहन जा सके इतने चौड़े रास्ते थे। रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे होने का भी अंदाजा है। नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे। मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं आता था। यह प्राचीन समय की विशिष्टता मानी जाती है। 2 मुख्य राजमार्ग थे। एक मार्ग उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था। दोनों मार्ग मध्य में समकोण बनाते थे। रास्ते के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस नगर रचना के खास यह पहचान थे यहाँ के रास्ते। यहाँ ज़्यादातर 9.75 मीटर चौड़े रास्ते बनवाए गए थे। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ
कई गाड़ी वहां से जा सके, इतने चौड़े रास्ते थे। रास्ते के किनारे रात में प्रकाश के लिए खंभे भी बने हुए थे, ऐसा लोगों का अनुमान था। नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे। मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं आता था। यह पुराने समय की खास विशिष्टता यानी लक्षण मानी जाती थी, खासियत मानी जाती थी। दो मुख्य मार्ग थे। एक मार्ग उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था। दोनों मार्ग मध्य में यानी बीच में समकोण बनाते थे, एक बराबर का कोण बनाते थे। आगे हम पढ़ते हैं। गटर आयोजन यानी गटर की व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस नगर रचना की विशिष्टता यानी खासियत गटर योजना है, गटर की व्यवस्था है। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अतिरिक्त कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोख्ता कुआं होता था। सोख्ता यानी सब कुछ सोखने वाला। ऐसी सुव्यवस्थित अच्छी व्यवस्था की गटर योजना से लगता है कि उस समय सुघराई यानी नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम यानी कार्य के योग्य व्यवस्था होगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में वे ऊंची सोच रखते होंगे। गटर योजना के बारे में बताया गया कि इस नगर की रचना की खास विशेषता थी गटर योजना यानी गटर के प्रबंध। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। नगर में से गंदे पानी के निकलने के लिए गटर बनाई गई थी। हर एक मकान में एक सोख्ता कुआं होता था। ऐसी अच्छी व्यवस्था गटर योजना से लगता है कि उस समय सुघराई अर्थात नगर पालिका जैसी कोई कार्य करने के योग्य कार्य में क्षमता रखने वाली व्यवस्था होगी। अतः हम यह कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में उनकी सोच ऊंची थी, अच्छी थी। आगे हम पढ़ते हैं। सार्वजनिक स्नानागार। मोहेंजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकलने के लिए व्यवस्था थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी। वस्त्र बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ के लोग स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए बनाया गया स्नानागार। उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि मोहेंजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है। स्नान कुंड यानी स्नान के लिए बनाया गया कुंड, उसमें स्वच्छ पानी भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी, ऐसा लोगों का मानना है। कपड़े बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक अवसरों पर यहाँ के लोग स्नानागार का प्रयोग करते रहे होंगे। आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के नेतृत्व यानी देखरेख में ईस्वी सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की। हिमालय क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लिंबड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़, रोजड़ी, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी की संस्कृति कहते हैं। इसी जगह से पाषाण और तांबे के औजार, चीज वस्तुएं आदि मिले हैं, इसलिए उसे ताम्र पाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पी समय के नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित था। उस नगरों के बड़े बड़े कोठार और किलेबंदी उल्लेखनीय है। वहाँ के लोग गहनों के शौकीन रहे होंगे, ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
हड़प्पा के बारे में बताया गया है कि सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के संचालन में देखरेख में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के बहुत ही पुराने अवशेषों की खोज की थी। हिमालय क्षेत्रों में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लिंबड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़, रोजड़ी, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों में यानी जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के अंश प्राप्त हुए हैं। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति वृद्धि की थी उसे सिंधु घाटी की संस्कृति कहते हैं। इसी जगह से पाषाण और तांबे के औजार और अन्य चीज वस्तुएं आदि मिली थी, इसलिए उसे ताम्र पाषाण के युग का संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पी समय के नगरों का आयोजन यानी व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था। उन नगरों के बड़े बड़े कोठार यानी अन्न रखने वाले डेहरी और किलेबंदी का उल्लेख किया गया है। वहाँ के लोग गहने पहनने के शौकीन रहे होंगे, ऐसा प्रमाण अर्थात सबूत से प्राप्त हुआ है। आगे पढ़ते हैं धोलावीरा, इसके बारे में पढ़ते हैं। धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर बचाओ तहसील में है। बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने भी इस टीले का संरक्षण यानी निरीक्षण किया था। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया यानी खोज शुरू किया। ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन से विशेष उत्खनन किया गया। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी उसके अवशेष मिले हैं। नगर की किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। यह दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। यहाँ पीने का पानी छानकर शुद्ध रूप में मिले ऐसी व्यवस्था की गई थी जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सकते। पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था अद्भुत है, अनोखी है। धोलावीरा के बारे में यहाँ बताया गया है कि धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर बचाओ तहसील में है। बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर हड़प्पा का समकालीन बहुत बड़ा व्यवस्थित पुराना नगर मिला है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने इस टीले का निरीक्षण भी किया था। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरुआत की खोज की। ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, उनके बताने से विशेष खुदाई किया गया। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की खास दीवारों की जिस सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी उसके अंश मिले हैं। नगर की किलेबंदी को मजबूत सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। यह दीवार मोटी है, पत्थर और ईंटों से बनी है। यहाँ पीने की पानी छानकर शुद्ध रूप में सबको मिले ऐसा प्रबंध किया गया था जिस तरह की व्यवस्था आज के नए समय में हम नहीं कर सकते हैं। पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था अद्भुत थी, अनोखी थी। आगे पढ़ते हैं। आगे है लोथल, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील में भोगाव और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज़ को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह यानी डॉकयार्ड बनाया गया था। यह लोथल की विशिष्टता थी। ये बंदरगाह कोठार यानी धन रखने के भंडार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवान्वित यानी
गौरव से युक्त सम्मानित करने वाली है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव यानी यश प्रदान करता है। लोथल के बारे में बताया गया है कि लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील में भोगाव और साबरमती नदियों के बीच में स्थित प्रदेश है। खंभात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मानव की बस्ती यानी रहने के जो उनके आवास हैं वो 3 स्तर में मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज़ को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह बनाया गया। लंगर का मतलब होता है लोहे का बड़ा सा कांटा जो समुद्री किनारे पर बड़े बड़े जहाज़ों को टिकाए रखने के लिए लगाया जाता है। यह लोथल की विशिष्टता है, खासियत है। ये बंदरगाह कोठार यानी भंडार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण अर्थात सबूत दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध संपन्न बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवान्वित करने वाली है अर्थात सम्मानित करने वाली है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव अर्थात यश प्रदान करता है। आगे हम पढ़ते हैं मौर्य कालीन कला। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्तूप भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रख कर उसके ऊपर अर्ध गोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। अशोक के समय के 5 स्तूप प्रसिद्ध हैं। पहला है सांची का स्तूप, दूसरा सारनाथ का स्तूप, तीसरा बेरत का स्तूप, चौथा नंदगढ़ का स्तूप और 5वां गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। इसके उपरांत चैत्य, विहार और मठ बनाए गए हैं। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग था। स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने गुफा विहारों, चैत्यों यानी उपासना गृह और स्तूपों की भेंट दी है। मौर्यकालीन कला के बारे में बताया गया कि मौर्य काल में कला कैसा था। पहला स्तूप, उसके बारे में बताया गया कि भगवान बुद्ध के देह यानी उनके शरीर के अवशेषों को एक पात्र में रख कर उसके ऊपर अर्ध गोलाकार यानी आधे गोल के आकार के जैसे टीले की निर्माण की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। अशोक के समय के 5 प्रसिद्ध स्तूप हैं। पहला सांची का, दूसरा सारनाथ, तीसरा बेरत, चौथा नंदगढ़, 5वां गुजरात की देव का मोरी स्तूप। इसके अलावा चैत्य यानी उपासना गृह, विहार और मठ बनाए गए हैं। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का समय था। आगे हम पढ़ते हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने गुफा विहारों, चैत्यों और स्तूपों की भेंट दी है, उपहार दी है। इसके आगे है सांची का स्तूप। इसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना था। वह वर्तमान स्तूप से आधे कद का था। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य यानी बेशकीमती उदाहरण है। सांची के स्तूप के बारे में यहाँ बताया गया है कि मौर्य के समय में बनाए गए सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना था। अभी के समय में बने स्तूपों में से उसका कद यानी ऊंचाई आधा था। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का एक बेशकीमती उदाहरण है, मिसाल है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ अलग स्तूपों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हर्मिका स्तूप के अंडाकार यानी अंडे के आकार हिस्से के शीर्ष यानी उसके ऊपर के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। यह समग्र स्तूप को आवृत कर लेती है। दूसरा है मेधी। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेधी कहते हैं। उसका उपयोग स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। परिक्रमा का मतलब होता है उसके चारों तरफ घूमना। प्रदक्षिणा पथ यानी कोई रास्ता हो उसकी परिक्रमा करना। उसके बारे में बताया गया है कि मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार यानी गोल के आकार के रास्तों को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी ओर रहे, इस तरह उस स्थल की जगह की प्रदक्षिणा की जाती है।
तोरण उसके बारे में दिया गया है। तोरण अर्थात दो खंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य अर्थात निर्माण। तोरण के नीचे से हो करके श्रद्धालुओं का समुदाय यानी दल प्रवेश करता है। आगे है स्तंभ लेख अर्थात पत्थरों पर लिखा गया लेख, इसके बारे में पढ़ाएंगे। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला के उत्तम अर्थात श्रेष्ठ नमूने हैं। ये स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे और फिर उन्हें घिस कर चमकीला बनाते थे। ऐसे स्तंभ अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना और बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के पास बनाए गए थे। ये स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। स्तंभ लेख के बारे में यहाँ बताया गया कि पत्थरों पर लिखा गया जो लेख है सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला यानी शिल्पों के द्वारा कारीगरों के द्वारा बनाया गया श्रेष्ठ नमूना है। यह स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे और फिर उन्हें घिस कर उन्हें चमकीला बनाते थे, उसमें चमक लाते थे। ऐसे स्तंभ अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार के लोरिया के पास, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना और बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के पास बनाए गए थे। ये स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आगे पढ़ेंगे। आगे है सारनाथ का स्तंभ, इसके बारे में पढ़ते हैं। सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ उत्तम नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े 4 सिंहों की आकृति है। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल यानी स्थान होने से सिंहों के नीचे चारों तरफ 4 धर्मचक्र अंकित है अर्थात बनाए गए हैं। ये धर्मचक्र की विजय बताता है, इसलिए इसे धर्मचक्र कहते हैं। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल की शिल्पाकृति है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है और 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्पाकृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। सारनाथ के स्तंभ के बारे में यहाँ बताया गया है कि सारनाथ का स्तंभ भारत की जितने भी शिल्प कलाएँ हैं उसमें ये श्रेष्ठ उत्तम नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर आपस में जुड़े हुए खड़े 4 सिंहों की आकृति है अर्थात मूर्ति है। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थान होने से सिंहों के नीचे चारों तरफ एक 4 धर्म चक्र बनाया गया है। ये धर्म चक्र धर्म की विजय के बारे में संदेश देता है, इसलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसके अलावा हाथी, घोड़े और बैल की शिल्पाकृति अर्थात कारीगरों द्वारा बनाया गया आकृति है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है और 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में माना गया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिल्पों के द्वारा बनाए गए आकृतियों में से इसे एक उत्तम श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। शिलालेख। शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्माज्ञा वाले शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। काष्ठ शिल्प, पाषाण शिल्प और आदि स्थापत्य कला के उत्तम नमूने की प्रतीति कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए हैं जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं। ये शिलालेख पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली और जौगड़ा जिसे ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है और चेन्नई वगैरह स्थलों से मिले हैं। गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ से जाते समय रास्ते यानी तलहटी में इस प्रकार का शिलालेख है। इसके उपरांत गुजरात में पालीताड़ा, शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों, अहमदाबाद के हठी सिंह के जैन देरासर, ईस्वी सन 1847 में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराश कर रखे गए हैं। पत्थरों पे लिखे गए लेख के बारे में यहाँ बताया गया है कि
अशोक सम्राट के शिलालेखों में धर्माज्ञा यानी धर्म को मानने वाले शिलालेख खास है, महत्वपूर्ण है। काष्ठ शिल्प यानी काठ के ऊपर लिखे जाने वाले कारीगरों का नमूना, पाषाण शिल्प यानी पत्थरों पर लिखे जाने वाला, आदि स्थापत्य यानी निर्माण कला के उत्तम नमूने की प्रतीति यानी अनुभूति कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए हैं जो धर्म के आचरण पर, व्यवहार पर जोर देते हैं। ये शिलालेख पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली और जौगोड़ा और चेन्नई आदि स्थानों से मिले हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय तलहटी में इस प्रकार के शिलालेख हैं। इसके अलावा गुजरात में पालीताड़ा, शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों, अहमदाबाद के हटी सिंह के जैन देरासर, ईस्वी सन 1847 में संपूर्ण यानी पूरी तरह से जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराश कर लिखे गए हैं अर्थात रखे गए हैं। आगे दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राज्यों के समय दौरान अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित किए गए थे। ये स्तूप अर्धगोलाकार, अंडाकार तथा घंटाकार शिखर वाले थे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के यानी ढंग के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को उच्च स्तर तक पहुंचाया था। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय अनेक बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। इनका आकार अर्ध गोलाकार यानी आधे गोले के आकार में, अंडा के आकार में, घंटा के आकार जैसे शिखर वाले थे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के उच्च कोट के नमूने हैं। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली की स्थापत्य यानी निर्माण कला को उच्च स्तर तक यानी उच्च स्थान तक पहुंचाया था। आगे हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन कला, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त युग में शिला, स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत आदि कलाओं का खूब विकास हुआ। जबलपुर नीनावा का पार्वती मंदिर, भूमरा नागौड़ा का शिव मंदिर, एरड़ मध्य प्रदेश का नृसिंह मंदिर, जामनगर का गोप मंदिर, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, ध्वज स्तंभ आदि गुप्त युगीन कलाओं के नमूने हैं। इसके अलावा शिल्प कला में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं, मथुरा की विष्णु प्रतिमा और महावीर स्वामी की प्रतिमा आदि गुप्तकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसलिए गुप्त युग को कला का स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त के समय की कला के बारे में यहाँ बताया गया है कि गुप्त के समय में शिला, स्थापत्य यानी निर्माण, चित्र, नृत्य, संगीत आदि कलाओं का खूब विकास हुआ था, प्रगति हुई थी। जबलपुर नीनावा का पार्वती मंदिर, भूमरा नागौड़ा का शिव मंदिर, एरड़ मध्य प्रदेश के नृसिंह मंदिर, जामनगर का गोप मंदिर, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, ध्वज स्तंभ आदि गुप्त के समय के कलाओं के नमूने हैं। इसके अलावा शिल्प कला में शिल्पों के द्वारा बनाए गए सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं यानी मूर्तियां, मथुरा की विष्णु की मूर्ति और महावीर स्वामी की मूर्ति आदि गुप्त के समय के कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, मिसाल हैं। इसलिए गुप्त युग को कला का स्वर्ण युग कहते हैं। आगे पढ़ेंगे गुफा स्थापत्य, गुफाएं यानी गुफा का निर्माण जो करवाया गया ऐसे गुफाएं के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। भारतवर्ष में गुफा स्थापत्य मनुष्यकृत सौंदर्य धाम माने जाते हैं। औरंगाबाद में स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं, मुंबई की एलिफेंटा की गुफाएं, ओडिशा में भुवनेश्वर के पश्चिम उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी गुफाएं, बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गुजरात में खंभालीड़ा, गोंडल, ढांक, राजकोट, जूनागढ़ की 3 गुफाओं का समूह तलाजा, साड़ा आदि स्थलों पर गुफाएं मिली हैं। अशोक के गुफालेख गया से 16 मीटर दूर बर्बर के पहाड़ की 3 गुफाओं की दीवार को तराश कर लिखे गए हैं।
जिसमें अशोक द्वारा आजीवन किए गए दान कार्यों का विवरण है। आसाम के दार्जिलिंग की गुफा, बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध गुफा स्थापत्य है। निर्माण किए गए गुफाओं के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारतवर्ष में गुफा निर्माण किया गया जो मनुष्यों के द्वारा किया गया सुंदर धाम माना जाता है, उनके द्वारा यह बनाया गया है। औरंगाबाद में स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं, मुंबई की एलिफेंटा की गुफाएं, ओडिशा में भुवनेश्वर के पश्चिम उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी गुफाएं, बाघ की गुफाएं गुप्त काल के समय में निर्माण के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। गुजरात में खंबालीड़ा, गोंडल, ढाक, राजकोट, जूनागढ़ की 3 गुफाओं का समूह, तलाजा, साड़ा आदि जगहों पर गुफाएं मिली हैं। अशोक के गुफा लेख गया से 16 मीटर दूर बर्बर के पहाड़ की 3 गुफाओं की दीवार को तराश करके वहां पे लिखा गया है, जिसमें अशोक द्वारा आजीवन यानी जब तक वो जीवित थे उनके द्वारा दिए गए दान के कामों का विवरण लिखा गया है। आसाम के दार्जिलिंग की गुफा, बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध गुफा बनाया गया है। आगे है अजंता इलोरा तथा एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं के विषय में प्रकरण 6 में विस्तृत जानकारी दी गई है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गुजरात की गुफाएं। इसके बारे में पहला है जूनागढ़ गुफा। जूनागढ़ में 3 गुफा समूह है। पहला बावा प्यारा का गुफा समूह। यह गुफा बावा प्यारा मठ के निकट है। ये गुफाएं 3 पंक्तियों में और परस्पर समकोण बनाती हुई फैली हैं। पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं मिलकर कुल 16 गुफाएं हैं। ये ईसवी सन के आरंभिक 2-1 सदी दौरान नक्काशी करके बनाए गए होंगे। जूनागढ़ गुफा के पहले गुफा के बारे में यहाँ बताया गया कि पहला गुफा है बावा प्यारा का गुफा समूह। यह गुफा बावा प्यारा मठ के पास है। ये गुफाएं 3 पंक्तियों में यानी 3 लाइनों में हैं और बराबर एक दूसरे के समकोण बनाती हुई फैली हुई हैं। पहली लाइन में 4, दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में 5 गुफाएं मिलकर कुल 16 गुफाएं हैं। ये ईसवी सन के शुरुआत के 2-1 सदी के समय नक्काशी करके बनाई गई होंगी। दूसरा है ऊपरकोट की गुफाएं। ये गुफाएं 2 मंजिल में हैं। नीचे ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी है। ऊपरकोट की गुफाएं हैं। ईसवी सन की 2री सदी के उत्तरार्ध से 4थी सदी के पूर्वार्ध दौरान बनी होंगी। ऊपरकोट की गुफाओं के बारे में बताया गया है कि ये गुफाएं 2 मंजिलों में हैं। नीचे ऊपर जाने के लिए जीना वाली यानी लोहे की सीढ़ी बनाई गई है। ऊपरकोट की गुफाएं हैं। ईसवी सन की 2री सदी के उत्तरार्ध से 4थी सदी के पूर्वार्ध यानी पहले के दौरान में बनी होंगी। तीसरा है खापरा कोडिया की गुफाएं, कुंड ऊपर की गुफाएं। प्राप्त अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिलों वाली रही होंगी। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कुल 20 स्तंभ हैं। इस गुफा का निर्माण काल ईसवी सन की 3री सदी होने का अनुमान है। खापरा कोडिया की गुफाएं, कुंड ऊपर की गुफाओं के बारे में बताया गया कि मिले अवशेषों यानी अंशों के आधार पर कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिलों वाली रही होंगी। गुफाओं को बहुत क्षति पहुंचा है। इसमें कुल 20 स्तंभ यानी खंभे हैं। इस गुफा का निर्माण का समय ईसवी सन की 3री सदी होने का अंदाजा है। आगे पढ़ते हैं दूसरा खंबालीड़ा गुफा। इसके बारे में पढ़ेंगे। राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के निकट खंबालीड़ा से ये गुफाएं ईसवी सन 1959 में मिली है। उनमें 3 गुफाएं उल्लेखनीय हैं। बीच की गुफा में स्तूप युक्त चैत्य गृह, प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्व और कुछ उपासकों की बड़ी आकृति 2री-3री सदी की है। खंबालीड़ा गुफा के बारे में यहाँ बताया गया है कि राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के पास
खम्बालीडा की ये गुफाएं ईस्वी सन 1959 में मिली है। उनमें 3 गुफाओं का वर्णन किया गया है। बीच की गुफा में स्तूप युक्त है, यानी स्तूप से बना है। दूसरा चैत्य गृह यानी आराधना के लिए बनाए गए घर। प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्व और कुछ उपासकों यानी उपासना करने वालों की बड़ी आकृतियां अर्थात मूर्तियां 2री-3री सदी की हैं। आगे हम पढ़ेंगे तलाजा गुफा। सतुंजी नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। यह ताल ध्वज गिरी तीर्थधाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं की रचना की गई। इन गुफाओं के स्थापत्य कला में विशाल दरवाजे हैं, एभल मंडप जिसे सभा कक्ष कहते हैं, और चैत्य गृह सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में ये गुफाएं ईस्वी सन की 3री सदी की है। तलाजा गुफा के बारे में यहाँ बताया गया है कि शतुंजी नदी के उद्गम यानी जहाँ से शतुंजी नदी का उत्पत्ति हुआ था वहाँ के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। यह ताल ध्वज गिरी तीर्थधाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं का निर्माण किया गया। इन गुफाओं की स्थापत्य यानी निर्माण कला में विशाल दरवाजे हैं, एभल मंडप यानी सभा कक्ष और चैत्य गृह सुरक्षित एवं शिल्पों द्वारा बनाए गए निर्माण की दृष्टि से उत्कृष्ट है, उत्तम है। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में निर्माणों में ये गुफाएं ईस्वी सन की 3री सदी की है। आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे का भाग पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।